नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है दबाव। मेरा नाम कल्पना है। आज मेरा ससुराल में पहला दिन था और एक नई नवेली दुल्हन की तरह मैं अपनी ससुराल की रसोई बनाने के लिए गई थी। मुझे कुछ मीठा बनाना था ताकि मैं अपने पति का दिल जीत सकूं, क्योंकि मेरे ससुराल में मेरे पति और मेरी सासू माँ के अलावा और कोई नहीं रहता था। मेरी सासू माँ की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। वो ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी। मेरे पति बहुत अमीर आदमी हैं। वो एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी चला रहे हैं। मेरी शादी में भी मेरी सासू माँ शामिल नहीं हुई थी। मेरे पति ने कहा था कि वो कहीं जाती नहीं हैं, लेकिन अब मैं चाहती थी कि मैं सबके लिए अपने हाथ से खाना बनाऊँ और सासू माँ के कमरे में जाकर उन्हें खुद खाना दूँ। मैंने अपनी पहली रसोई बहुत अच्छे से बनाई थी और मैं इसमें सफल भी रही। जैसे ही मेरे पति ने मेरे हाथ का बना नाश्ता खाया, उन्हें बहुत पसंद आया। उसके बाद मैं एक ट्रे में खीर, पूरियाँ और आलू के पराठे रखकर सासू माँ के कमरे की ओर चल दी। मुझे पता था कि सासू माँ कमरे से बाहर नहीं आती, क्योंकि वो बीमार हैं। लेकिन जैसे ही मैं उनके कमरे का दरवाज़ा खोला, मेरे सामने मेरी सासू माँ खड़ी थी। उनके बिखरे हुए बालों में, काँपते हुए हाथों में और आँखों में एक अजीब-सा डर। मैं कमरे के अंदर गई और उनके पैर छुए। मुझे देखकर वो डर गई और एक कदम पीछे हट गई। मैंने कहा, "मम्मी जी, आप मुझसे डरिए मत। मैं कल्पना हूँ, आपकी बहू। नहीं, मैं सिर्फ़ आपकी बहू नहीं, बल्कि आपकी बेटी जैसी हूँ।" मेरी बात सुनकर उन्होंने अपने कान छुए और ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगी, "मेरी बेटियाँ, बेटियाँ, कहाँ हैं मेरी बेटियाँ? कहाँ खो गई हैं मेरी बेटियाँ? मेरी बेटियों को वापस लाओ।" उनकी आवाज़ में इतना दर्द था कि मैं सन्न रह गई। मुझे पता था कि मेरी सासू माँ मानसिक रूप से ठीक नहीं हैं, लेकिन न जाने क्यों उन्हें पहली बार देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे उनके अंदर बहुत गहरा दुःख छुपा हुआ है। लेकिन वो मुझे मेरी बेटी क्यों कह रही थी? मैं उनके थोड़ा और पास गई। मैंने कहा, "मम्मी जी, आप आराम से बैठ जाइए। मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ।" लेकिन उन्होंने मुझे पीछे धक्का दे दिया और बोली, "मेरी बेटियों को लाओ।" फिर बेटियाँ चली गई। वो दुल्हन बनकर आई थी। एक-एक करके मेरी सारी बेटियाँ मुझसे अलग कर दी गई। मेरा बेटा भी मुझे छोड़ गया। मेरा पूरा परिवार बिखर गया। ये कहते हुए वे ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रही थी और रो रही थी। इतने में मेरे पति उमेश कमरे में आ गए और उन्होंने मुझे और अपनी माँ को एक साथ देखा तो हैरान रह गई। उन्होंने तुरंत अपनी माँ को पकड़कर बिस्तर पर बिठाया और उन्हें शांत कराने लगे। मेरे पति उमेश अपनी माँ को समझाने लगे और बोले, "मम्मी, चुप हो जाइए। ये आपकी बहू है, मेरी पत्नी कल्पना। मम्मी खाना लाई है आपके लिए।" लेकिन मेरी सासू माँ किसी पागल औरत की तरह व्यवहार कर रही थी। अब मुझे पूरा यकीन हो गया था कि वो सच में मानसिक रूप से बीमार हैं। लेकिन उनका ऐसा अजीब बर्ताव देखकर मैं बहुत डर गई थी। मैं उनके कमरे से बाहर आ गई, क्योंकि मेरे पति ने कहा था, "कल्पना, तुम यहाँ से जाओ। मैं मम्मी को खुद खाना खिलाऊँगा।" मैं आकर अपने कमरे में बैठ गई। थोड़ी देर बाद उमेश कमरे में आए और मेरे पास बैठ गए तो उन्होंने कहा, "तुम्हें किसने कहा था कि मम्मी के कमरे में खाना लेकर जाओ? तुम नौकरानी के हाथ भी खाना भिजवा सकती थी ना?" मैंने कहा, "उमेश, मुझे नहीं पता था कि मम्मी मेरी बात सुनकर अपना होश खो बैठेंगी। मैं तो अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाने गई थी।" मेरे पति ने कहा, "आइंदा कभी मम्मी के कमरे में मत जाना, उनकी तबीयत ठीक नहीं है।" मैंने कहा, "ठीक है, मैं नहीं जाऊँगी।" लेकिन एक सवाल मेरे मन में घूम रहा था। मैंने कहा, "उमेश, क्या तुम्हारा कोई भाई या बहन है?" इस पर मेरे पति एकदम से 1 सेकंड के लिए चुप हो गए। उन्होंने कहा, "नहीं, ना कोई मेरा भाई है और ना कोई बहन। तुम मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रही हो?" मैंने कहा, "क्योंकि जब मैंने तुम्हारी माँ से कहा कि मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, तब वो ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगी और रोते हुए कहने लगी कि मेरी बेटियों को वापस लाओ। मेरी बेटियाँ कहीं खो गई हैं और मेरा बेटा भी मुझे छोड़ गया है। इसका क्या मतलब है?" उन्होंने कहा, "कल्पना, तुम कैसी अजीब बातें कर रही हो? बिना मैंने तुम्हें बताया था ना कि
माँ की मानसिक हालत बहुत खराब है। डॉक्टर ने तो ये तक कह दिया कि उन्हें पागल खाने में भर्ती करा दो, लेकिन मैं अपनी माँ को खुद से दूर नहीं कर सकता। मैंने कहा, उमेश, मैं चाहती हूँ कि मम्मी का इलाज घर पर ही हो, लेकिन क्या करूँ? लगता है अब उन्हें किसी मानसिक अस्पताल में भर्ती कराना ही पड़ेगा। उनका व्यवहार दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। मुझे नहीं पता कि वो अपने आप से क्या-क्या बातें करती है रहती हैं। उमेश ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और कहा, ये सब तुम्हारी वजह से नहीं है। तुम ज़्यादा मत सोचो। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। बस तुम चिंता मत करो। मेरे पति की इन बातों पर मैं चुप हो गई थी। लेकिन उसके बाद मैंने इस बंगले में बहुत अजीब बातें देखी, जो मेरे दिल को झकझोर देने वाली थी। जिस दिन से मैं इस घर में आई थी, मुझे महसूस हो गया था कि ये सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि इस घर के अंदर कई परछाइयाँ हैं। यहाँ काम करने वाली नौकरानियाँ तो कई थी, लेकिन कोई भी मेरी आँखों में आँखें डालकर बात नहीं करता था। और मेरी सासू माँ की हालत ऐसी थी कि उनके कमरे के पास से गुजरते हुए भी ऐसा लगता जैसे किसी के कदमों की आवाज़ आ रही हो। जैसे कोई अकेलापन इस घर को पूरी तरह जकड़ चुका हो। ऐसा महसूस होता जैसे कोई धीमी आवाज़ में बात कर रहा हो। मुझे नहीं पता था क्यों, लेकिन 2-3 रातों से मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे कोई रात में बातें करता है। मैंने खुद को समझा लिया कि शायद ये सब नए माहौल की वजह से हो रहा है। एक दिन मैं अपने कमरे में अलमारी से कपड़े निकाल रही थी कि तभी दरवाजे पर धीमी सी दस्तक हुई। भाभी जी, चाय लाऊं? एक बूढ़ी नौकरानी थी, जो बहुत बुजुर्ग हो चुकी थी। उसके चेहरे पर किसी रहस्य की परछाई थी, जैसे उसकी जुबान पर कोई कहानी हो, जवाब तक पहुंचते ही मर गई हो। मैंने कहा, आओ। वो कमरे के अंदर आई और ट्रे को बिस्तर पर रख दिया और फिर वहां से निकलने लगी। लेकिन निकलने से पहले वो एक कदम रुक गई और मुझे बड़े ध्यान से देखने लगी। अचानक मेरी नज़र उस पर पड़ी और मैं भी उसे देखने लगी और सोचने लगी कि ये मुझे इतने गौर से क्यों देख रही है। लेकिन उसने मुझसे कुछ नहीं कहा और अपनी नज़रें नीचे किए चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। मैंने अपना सिर हिलाया और बुदबुदाते हुए कहा, बहुत अजीब औरत है ये। ये कहते हुए मैं दोबारा अपने काम में लग गई। तभी तभी मुझे अपनी सांसों की तेज आवाज़ आवाज़ सुनाई दी और फिर किसी के चीखने की आवाज़ आई, जो मेरी सासू माँ के कमरे से आ रही थी। मैं तुरंत उनके कमरे की तरफ दौड़ी। जैसे ही मैं उनके कमरे में पहुंची, देखा कि वो अपने कमरे के एक तरफ सोफे पर बैठी थी और जोर-जोर से हंस रही थी, दीवार की तरफ देखकर। और फिर अचानक जोर से चिल्ला रही थी और किसी से बातें कर रही थी और कह रही थी कि तुम लोग मुझसे मिलने कब आओगे? सुरेश, सीमा, नीतू और गीतिका, तुम चारों कहाँ चले गए? अपनी माँ को यहाँ अकेला छोड़कर। तुम्हारा भाई तो यहाँ है, लेकिन मुझे तुम सबकी बहुत याद आती है। मेरे बच्चों, कहाँ चले गए तुम सब? उनकी ये बातें सुनकर ऐसा लगा जैसे मेरा दिल धड़कना भूल गया। मेरी सासू माँ जोर-जोर से रो रही थी और अपने बच्चों को याद कर रही थी। अचानक उनकी नज़र मुझ पर पड़ी और वो एकदम चुप हो गई, जैसे किसी ने उनके मुंह पर ताला जड़ दिया हो। और फिर तुरंत गुस्से में मुझ पर चिल्लाने लगी, तू यहाँ क्या कर रही है? जा यहाँ से, बाहर निकल। मैं कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप उनके कमरे का दरवाज़ा बंद किया और धीरे-धीरे अपने कमरे की ओर लेट गई। लेकिन मेरे मन में उनकी कही बातें गूंजने लगी। सीमा, सुरेश, गीतिका, नीतू, मेरे बच्चों, तुम लोग मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए? उमेश तो है मेरे पास, पर तुम सबकी यादें बहुत आती है। मेरी सासू माँ जिन नामों का जिक्र कर रही थी, वे कौन थे? और उन्होंने साफ-साफ कहा था कि उमेश उनके साथ है, लेकिन बाकी बच्चे नहीं हैं। तो क्या इसका मतलब ये था कि उनके और भी बच्चे थे? पर उमेश ने तो कभी भी और भाई-बहन का जिक्र तक नहीं किया था। फिर मुझे याद आया कि उमेश पहले ही मुझे बता चुका है कि मम्मी को मानसिक परेशानी है और वो अक्सर इस तरह की उल्टी-सीधे बातें करती रहती हैं। इसलिए मैं उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान न दूँ। पर पता नहीं क्यों उनकी आँखों में जो डर था, जो बेचैनी थी, उसने मुझे
उनके करीब खींच लिया। इस बंगले का हर कोना, हर दीवार, हर दरवाजा कुछ ऐसा छुपाए हुए था जो डराने वाला था। ऐसा लग रहा था जैसे ये जगह अपने भीतर कोई कहानी समेटे बैठी थी, जिसकी परछाइयां अब धीरे-धीरे मेरे सामने आ रही थी। मेरी सासू माँ की बातें, उनका हाव-भाव, उनका अंदाज, ये सब किसी गहरी साजिश की तरफ इशारा कर रहे थे। ये बंगला बहुत बड़ा था, इतना कि शादी के 1 हफ्ते बाद भी मैं पूरा घर ठीक से नहीं देख पाई थी। एक दिन मैंने सोचा कि क्यों ना दूसरी मंजिल पर जाऊं, जहां अब तक मैं नहीं गई थी। ऊपर बहुत ही खूबसूरत कमरे थे, एक से बढ़कर एक, और मैं सोचने लगी कि क्या मैंने कभी सोचा था कि मैं इतनी बड़ी कोठी की मालकिन बनूंगी। लेकिन एक कमरा ऐसा था जहां पहुंचते ही मेरा मन कुछ अजीब सा महसूस करने लगा, जैसे कोई अनदेखा हाथ मुझे रोकना चाहता हो। वहां करीब 6 कमरे थे जो बड़े खुले और हवादार थे, पर उनमें से एक कमरा कुछ अलग ही था। उस कमरे में 3 बड़े बेड एक साथ थोड़ी दूरी पर रखे हुए थे। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वहां 3 लोग साथ रहते हों, जबकि इस घर में तो सिर्फ मेरी सासू माँ और मेरे पति उमेश ही रहते हैं। फिर ये 3 बेड किसके लिए थे? कमरे में ज्यादा सामान तो नहीं था, बस थोड़ा बहुत सादा फर्नीचर पड़ा हुआ था। मैं धीरे-धीरे हर कोना देखने लगी, हर अलमारी, हर दराज, हर छोटी चीज को गौर से देखने लगी कि तभी एक आवाज आई, धप! किसी चीज के गिरने की तेज आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। मैं एकदम चौंक गई और देखा कि कमरे की एक बुक शेल्फ में से एक किताब जमीन पर गिर गई थी। मैं डर के मारे चिढ़ गई, क्योंकि उस सन्नाटे में ये आवाज बहुत डरावनी लग रही थी। लेकिन मैं खुद को संभालते हुए उस बुक शेल्फ के पास गई और देखा कि उसमें बहुत सारी दिलचस्प किताबें रखी हुई थी। वैसे भी मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, तो मैंने एक किताब उठाई और पढ़ना शुरू किया। वो एक इकोनॉमिक की किताब थी। जैसे ही मैंने उसका पन्ना पलटा, मेरी नज़र उस पर लिखे हुए नाम पर पड़ी, नीतू सतोगी। ये नाम पढ़ते ही मेरे रूह कांप उठी। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि मैंने ये नाम पहले भी सुना था। हाँ, मेरी सासू माँ की जुबान से। सुरेश, सीमा, नीतू और गीतिका। अब तक जो बातें मैं उन सुनी कर रही थी, उनका मतलब मेरी आंखों के सामने किसी रहस्य की तरह खुलता जा रहा था। उन 4 नामों में से एक नाम नीतू था। नीतू रत्सोगी। आखिर ये नीतू रत्सोगी कौन थी? और इस कमरे में 4-4 बेड क्यों रखे गए थे? मेरे मन में और भी अधिक जिज्ञासा पैदा हो गई, जैसे ये कमरा ही किसी रहस्य की चाबी हो। मैं कमरे के दूसरे कोने की तरफ बढ़ ही रही थी कि अचानक वहीं की पुरानी नौकरानी, जिसका नाम शारदा था, ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और घबरा कर बोली, भाभी जी, आप ये क्या करने जा रही हैं? तुरंत नीचे चलिए। किसने आपको यहाँ आने की इजाजत दी? मैंने झटके से अपना हाथ छुड़वाया और गुस्से से कहा, तुमने मेरी हिम्मत कैसी हुई कि मुझे छूने की? और ये मेरा घर है, मैं जहाँ चाहूँ जा सकती हूँ। तू होती कौन है रोकने वाली? लेकिन शारदा ने हाथ जोड़ते हुए कहा, भाभी जी, आप मेरी बात नहीं समझ रही। माफ कर दीजिए जो मैंने आपको छुआ, पर मेरा फर्ज है कि मैं आपको यहाँ आने से रोकूं। प्लीज नीचे चलिए। अगर भैया जी ने आपको यहाँ देख लिया तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। मैंने उसे डांटते हुए कहा, क्यों नहीं आ सकती मैं यहाँ? ये मेरा ससुराल है और अब तक मैं ठीक से घर भी नहीं देख पाई हूँ। मैं यही सब बोल ही रही थी कि उसने हाथ से इशारे से मुझे चुप रहने को कहा और डरते-डरते बोले, आप तुरंत कमरे से जाइए, नहीं तो बहुत बुरी मुसीबत हो जाएगी और आगे से इस मंजिल पर कभी मत आइएगा। खासकर इस कमरे में तो बिल्कुल भी नहीं। इतना कहकर उसने आगे यह भी जोड़ दिया, अब बात करने का वक्त नहीं है, नीचे जाइए जल्दी। वो जिस अंदाज में बोल रही थी, उसे साफ लग रहा था कि कुछ ना कुछ वो मुझसे छिपा रही है। उसे कुछ पता था, शायद बहुत कुछ, लेकिन बताना नहीं चाहती थी। मैंने उससे किताबों वाली बात का जिक्र तक नहीं किया और चुपचाप उस कमरे से बाहर आ गई। लेकिन मुझे अंदर ही अंदर एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी, जैसे मेरे ससुराल के जवाब उसी कमरे की दीवारों में कैद हैं। शारदा का मुझे उस कमरे से
इस तरह से हटाकर लाना और ये कहना कि यहाँ आना मेरे लिए खतरनाक हो सकता है। आखिरकार इस कमरे में ऐसा क्या है? और ये नीतू रत्सोगी कौन थी, जिसका नाम किताब पर लिखा था? मेरी जिज्ञासा अब और भी बढ़ गई थी और मैं सोचने लगी कि जैसे ही उमेश गहरी नींद में सो जाएगा, मैं फिर से उस कमरे में जाऊंगी। रात को जब उमेश गहरी नींद में था, तो मैं धीरे-धीरे उठी और बिना आवाज के सीढ़ियों से दूसरी मंजिल की ओर बढ़ने लगी। मेरे कदम बहुत धीमे थे, दिल जोर-जोर से धड़क रहा था, लेकिन एक रहस्य को जानने की तड़प मुझे आगे खींच रही थी। मैं उस कमरे के दरवाजे तक पहुंची, जहां 3 बेड रखे थे, और जैसे ही मैंने दरवाजे के हैंडल को छुआ, किसी ने पीछे से मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, "आप क्या कर रही हैं? मैंने मना किया था ना, अंदर मत जाइए।" मैं चौंक कर पलटी, तो देखा कि वही शारदा थी। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, जैसे वो मुझे किसी गहरे अंधेरे से बचाना चाहती हो। मैंने भी गुस्से से कहा, "क्यों? क्यों नहीं जा सकती मैं इस कमरे में? क्या छुपा है यहाँ?" मेरे सवाल पर शारदा के चेहरे पर घबराहट की लकीरें उभर आई। उसने कुछ देर चुप रहकर कहा, "भाभी जी, इस घर में बहुत गलत हुआ है। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने। मैं नहीं चाहती कि वो सब आपके साथ भी हो। मैं बस आपको बचाना चाहती हूँ।" उसके ये शब्द सुनकर जैसे मेरी सांसें थम गई हों। मैंने कांपती आवाज में पूछा, "क्या मतलब है तुम्हारा? साफ-साफ बताओ, क्या हुआ है यहाँ?" लेकिन शारदा ने सिर झुका लिया और धीरे से बोली, "भाभी जी, मुझे कुछ नहीं पता। मैं बस इतना जानती हूँ कि आपको इस कमरे से दूर रहना चाहिए। आपको यहाँ नहीं रुकना चाहिए।" इतना कहकर शारदा तेजी से वहां से चली गई और मैं जैसे ही उसी जगह जम गई। मेरे कदम जैसे जमीन में धंस गए हों। कुछ पल तक मैं वहीं खड़ी रही, फिर धीरे से दरवाजा खोला और कमरे के अंदर आ गई। लेकिन दिमाग में अब भी वही सवाल घूम रहे थे। आखिर क्यों इस नौकरानी को मुझे इस कमरे से दूर रखना है? क्यों हर इंसान के चेहरे पर इस घर में डर की परछाई है? मैंने अपना सिर झुकाते हुए खुद को संभाला और कमरे में इधर-उधर देखने लगी। हर जगह कुछ न कुछ ढूँढने की कोशिश कर रही थी। तभी मेरी नज़र किताबों की अलमारी में पड़ी। अलमारी में रखी हर किताब पर नीतू नाम लिखा हुआ था, जैसे हर चीज़ में बता दिया हो कि यह कमरा कभी नीतू का था। मैंने धीमे से कदम बढ़ाए और कमरे के दूसरे कोने की तरफ बढ़ गई। वहाँ एक सीट के पास कुछ सामान बिखरा पड़ा था। उस सामान के बीच मुझे एक डायरी दिखी। मैंने तुरंत उसे उठाया और कांच की कुर्सी पर बैठकर पढ़ना शुरू किया। डायरी का पहला ही पन्ना जैसे मेरी रूह तक को झकझोर गया, क्योंकि उस पर नाम लिखा था, गीतिका, गीतिका रत्तोगी, वर्ल्ड, और नीचे एक वाक्य, युवावस्था तक का सफर सुखद था, पर उसके बाद जो हुआ, उसने मेरे पैरों तले जमीन खींच ली। यह वाक्य पढ़ते ही मेरा दिल जोर-जोर से धड़कने लगा, क्योंकि इसमें 3 बहनों का जिक्र था, नीतू, गीतिका और सीमा। साथ ही 2 भाइयों का नाम भी था, सुरेश और उमेश, जिनके आगे भैया लिखा हुआ था। मैं एकदम चौंक गई, क्योंकि उमेश सत्सोगी यह तो मेरे पति का नाम था, पर जो बातें आगे लिखी थी, वो मुझे विचलित कर रही थी। उसमें लिखा था कि मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। ये बहुत अजीब बात है कि मेरी दोनों बहनों की शादी हो चुकी है और दोनों ही कभी अपने ससुराल से लौटकर नहीं आई। मम्मी दोनों को बहुत याद करती हैं। अब मेरी भी शादी तय हो गई है। क्या मेरे साथ भी वही होगा? क्या मैं भी ससुराल जाकर गुम हो जाऊंगी? मुझे डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। पता नहीं क्यों, इस घर में मुझे एक अजीब-सा वहशीपन महसूस होता है। मेरी सांसें थम गई जैसे, और जैसे ही मैंने अगला पन्ना पलटा, वो डायरी का आखिरी पन्ना था, जिस पर केवल 2 लाइनें लिखी थी। मुझे पता चल गया है, मेरी बहनों के साथ क्या हुआ था। कुछ बहुत बुरा हुआ है मेरी बहनों के साथ। मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि ऐसा किसी के साथ न हो। उस इंसान ने रिश्तों को तार-तार कर दिया। मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि अब मुझे यकीन है कि वो अब मुझे भी मारने की तैयारी कर रहा है। ये 2 लाइनें पढ़कर मेरा शरीर काँप उठा। मेरी उँगलियाँ सिहर गई। ये वही लड़की थी जिसने इस घर की सारी सच्चाई जान ली थी, लेकिन उसके बाद शायद उसे भी चुप करवा दिया गया।
डायरी का आखिरी पन्ना अधूरा रह गया था, लेकिन उसमें लिखे हर शब्द के पीछे एक चीख छुपी थी, एक रहस्य दफन था। और उस रहस्य का हिस्सा शायद मेरा पति भी था या उसके परिवार का कोई सदस्य। ये सोचते ही जैसे मेरे पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। तो इसका क्या मतलब है? हुआ कि जिन लड़कियों के नाम मेरी सासू माँ ले रही थी, वो सब इस घर में रही थी, और इस घर में कि उनका कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को भनक तक नहीं लगने दी गई। अब मुझे हर हाल में इस रहस्य को जानना है। मैं पीछे नहीं हटूंगी। मुझे इस घर की सच्चाई सामने लानी ही होगी। मैं इन्हीं उलझनों में डूबी हुई थी कि तभी मुझे लगा जैसे कोई ऊपर की तरफ आ रहा है। कदमों की आहट सुनते ही मैं सतर्क हो गई। बिना समय गवाए मैंने डायरी को उसी जगह पर वापस रखा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और धीरे धीरे दबे कदमों से कमरे से बाहर निकल आई। लेकिन अब मेरी नींद और चैन दोनों गायब हो चुके थे, क्योंकि अब मुझे यकीन हो गया था कि इस घर में कुछ बहुत गहरा और खतरनाक छुपा हुआ है, जिसे जानना मेरे लिए जरूरी ही नहीं, जिंदगी और मौत का सवाल बन चुका है। उस रात के बाद मैं पूरी रात सो नहीं सकी। मेरी आंखों में नींद जैसे गुम हो गई थी, क्योंकि दिमाग में लगातार यही सोच चल रही थी कि आखिर इस घर में हो क्या रहा है और पहले क्या हो चुका है। मैं सारे सुरागों को जोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा था। जैसे हर कड़ी अधूरी हो और कोई अदृश्य ताकत हो जो उन्हें जोड़ने से रोक रही हो। ये घर केवल ईंट पत्थरों से बना एक ढांचा नहीं था, बल्कि आने वाली किसी भयानक कल की वो पगडंडी थी, जिससे भीतर कई ऐसी सच्चाइयां दबी थी जिनकी शीशियां सुनी जा सकती थी। ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये एक ऐसा रहस्य था जो अंधेरे में दफन था, लेकिन उसकी हकीकत मुझसे छिपी हुई थी। इस घर में अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी। मेरी रातें अब डरावनी होती जा रही थी। जैसे ही मैं सोने जाती, जैसे ही कमरे का दरवाजा बंद करती, मेरे कानों में किसी के बोलने की आवाजें, किसी के कर्राने और कभी-कभी रोने की सिसकियां गूंजने लगती थी। शुरू-शुरू में मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये सब मेरे दिमाग का वहम है, लेकिन अंदर से मुझे पता था कि ये सब सामान्य नहीं है। कुछ ऐसा था जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, पर महसूस जरूर हो रहा था। फिर धीरे-धीरे मेरे सपनों ने भी एक जगह अजीब मोड़ ले लिया। ऐसे सपने आने लगे जो हद से ज्यादा असली लगते थे, जैसे मैं किसी बीते हुए कल को फिर से जी रही हूँ। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। जैसे ही मैंने आंखें बंद की, मैं खुद को एक वीरान जगह पर खड़ी पाई। मेरे सामने एक पुराना दरवाजा था जो खुद ब खुद खुल गया, और उस दरवाजे पर एक लकड़ी लड़की खड़ी थी। उसकी आंखों में डर था, बाल बिखरे हुए थे और चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वो बस यही कह रही थी, प्लीज मुझे बचा लो। फिर उसके पीछे एक और लड़की खड़ी हो गई। उसने भी हाथ जोड़कर वही शब्द कहे, प्लीज हमें बचा लो। मैं कुछ समझ पाते उससे पहले ही एक तीसरी लड़की उनके पीछे खड़ी हो गई। वो भी रोते हुए मुझसे यही कह रही थी, प्लीज मुझे भी बचा लो, क्योंकि सिर्फ तुम ही हमें बचा सकती हो। मैं डर गई। मैंने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक किसी ने उन तीनों लड़कियों के हाथ पकड़कर उन्हें अंधेरे में खींच लिया। तीनों चीख रही थी, लेकिन अंधेरे ने सब कुछ निगल लिया। मैं चीखते हुए उठ बैठी। सांसें तेज चल रही थी, माथे पर पसीना था और पूरा शरीर कांप रहा था। ये सपना नहीं था, जैसे कोई छिपी हुई सच्चाई थी जो एक अंधे पर्दे के पीछे मौजूद थी। मेरा दिल बार बार यही पूछ रहा था कि क्यों मुझे सपने में सिर्फ तीन ही लड़कियां दिखी। कौन थी ये तीनों लड़कियां? क्या ये वही तीन बहनें थी, नीतू, गीतिका और सीमा? क्या इनकी आत्मा मुझसे कुछ कहना चाहती है? क्या मेरी किस्मत अब उनके रास्ते से जुड़ चुकी है? मैंने ठान लिया कि अब मैं इसके बारे में उमेश से बात करूंगी, क्योंकि अब चुप रहना मेरे बस की बात नहीं थी। अगले दिन जब हम दोनों नाश्ते की मेज पर बैठे थे, मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, उमेश, मुझे बहुत अजीब अजीब सपने आते हैं। मुझे रातों में डर लगता है। ऐसा लगता है जैसे इस घर में
3 लड़कियां हैं जो मुझसे कह रही है कि उन्हें बचा लो। क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? और मुझे किसी के बोलने की आवाज़ें भी आती हैं। मैं उन आवाज़ों को महसूस कर सकती हूँ। मैंने जैसे ही ये कहा, मैंने उमेश के चेहरे की तरफ देखा। उनकी पेशानी पर अचानक पसीना आ गया और उन्हें तुरंत बात को टालने की कोशिश की। वो बोला, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूंगा। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वो उठने ही वाला था कि मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे दोबारा बैठने को कहा। मेरी आवाज में अब डर से ज्यादा दृढ़ता थी। मैंने कहा, उमेश, मैं जानती हूँ कि इस घर में कुछ बहुत अजीब हो रहा है। कुछ ऐसा जो मुझे दिखा तो नहीं रहा, लेकिन महसूस हो रहा है। मेरी बात सुनकर वह हंस पड़ा और बोला, तुम्हें सच में लगता है कि हमारे घर में भूत प्रेत हैं? अरे ये सब तुम्हारा वहम है। जो सपने तुम देख रही हो वो तुम्हारी थकान का असर है, और जो आवाजें तुम सुनती हो वो मम्मी की होंगी। मम्मी तो रात में चिल्लाती रहती हैं, कुछ ना कुछ बड़बड़ाती रहती हैं अकेले में। लेकिन मैंने गौर किया कि इस विषय में बात करते वक्त मेरे पति मेरी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर रहे थे, और ये बात साफ इशारा कर रही थी कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। कोई ऐसा सच है जिसे वह मुझसे छुपा रहा है। मैंने सोच लिया था कि अब चाहे जैसे भी हो, मैं अपनी मम्मी जी से बात करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि अगर मेरे सवालों का जवाब किसी के पास है तो वो सिर्फ मेरी सास हो सकती है। मैं धीरे धीरे उसके कमरे की ओर बढ़ी। वो कमरे में हमेशा की तरह कुछ अजीब सा कर रही थी। आज भी आईने के सामने बैठी थी, अपनी साड़ी फैला रही थी और बड़बड़ा रही थी। मेरे बच्चों, कहाँ चले गए तुम सब? बहुत याद आती है तुम्हारी। आ जाओ ना मेरे पास। मैं चुपचाप उनके पास पहुंची। उनका यह हाल देखकर मेरा दिल पसीज गया। मैंने धीरे से उनके कंधे पर हाथ रखा तो वह चौंक गई और घबरा कर पीछे हट गई। उनकी हालत लगातार बिगड़ रही थी। उन्होंने अपना सिर खुजाना शुरू कर दिया और जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगी, जाओ, जाओ, मेरी बेटियों को यहाँ भेज दो। उनसे कह दो कि उनकी माँ को उनकी याद आ रही है। जाओ यहाँ से। उनकी ये हालत देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं उनके पास बैठ गई और धीरे से कहा, मम्मी जी, मैं आपसे बात करने आई हूँ। लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और जोर जोर से चिल्लाने लगे, चली जाओ, चली जाओ यहाँ से। मेरी बेटियां कहाँ हैं? मेरी बेटियां भेजो, मेरी बेटियां। मैं डर रही थी कि कहीं बाहर से कोई आवाज सुनकर अंदर ना आ जाए और मुझे कमरे से बाहर जाने को कह दे। इसलिए मैंने जल्दी से उन्हें चुप कराने की कोशिश की। मैं लगातार कह रही थी, प्लीज मम्मी जी शांत हो जाइए, मैं सिर्फ आपसे बात करने आई हूँ। लेकिन वो और जोर से चिल्लाने लगी, चली जाओ, मेरी बेटियां कहाँ हैं? मेरी बेटियां भेजो। मैंने फिर से उन्हें हल्के से झंझोड़ा और पूछा, आपकी बेटियां कहाँ हैं? इस पर वह अचानक एकदम शांत हो गई और फिर हंसते हुए बोली, तुम जानती हो ना मेरी बेटियां कहाँ है, तो जल्दी से उन्हें ले आओ। मैंने उनसे कहा, इसके लिए आपको शोर नहीं मचाना होगा और मेरी बात ध्यान से सुननी होगी। जो मैं पूछूं उसका जवाब देना होगा। मेरी बात सुनकर उन्होंने मुझे आश्चर्य से देखने लगी, जैसे उन्हें यकीन नहीं हो रहा हो कि कोई उनकी बात सुनने आया है। मैंने उनसे कहा, मुझे जानना है कि आपकी बेटियों के साथ क्या हुआ, वो कहाँ गई। मैंने उमेश से कई बार पूछा कि आप उनके और भी भाई बहन हैं, लेकिन हर बार उसने मना कर दिया। मैं जानना चाहती थी कि क्या उमेश झूठ बोल रहा है, और ऊपर मंजिल पर जो कमरा है जिसमें हमेशा 3 लोगों के होने का एहसास होता है, वो कमरा किसका है। मेरी बात सुनकर मेरी सास एक पल के लिए पूरी तरह चुप हो गई। उन्होंने गहरी नजरों से मुझे देखा और फिर धीमी आवाज में बोली, वो कमरा मेरी बेटियों नीतू, गीतिका और सीमा का है। सीमा मेरी सबसे बड़ी बेटी थी, नीतू उससे छोटी, और सबसे छोटी मेरी प्यारी गीतिका। मेरी सांस की आंखों में एक अजीब सा दर्द था। वो धीरे धीरे बोलना शुरू कर चुकी थी। हमारा पूरा परिवार हुआ करता था। हम सब बहुत खुश थे एक दूसरे के साथ। मेरी तीनों बेटियां आपस में सहेलियों की तरह रहती थी। उनके बीच कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई शिकायत नहीं। वह हंसी खुशी से भरा घर था हमारा।
फिर मेरे पति की मौत हो गई। उस समय हमारा बहुत बड़ा बिजनेस था, बहुत पैसा, जमीन जायदाद, घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। सब कुछ था हमारे पास। पति के जाने के बाद पूरे घर की जिम्मेदारियां मेरे बड़े बेटे उमेश पर आ गई, जो अब तुम्हारा पति है। उमेश ने मेरी सबसे बड़ी बेटी सीमा की शादी अपने एक दोस्त से तय की। शादी धूमधाम से हुई। सीमा को विदा किया और वो अपने ससुराल चली गई। लेकिन उसके बाद सीमा ने कभी हमसे संपर्क नहीं किया। मैंने कई बार कोशिश की कि मैं सीमा के ससुराल जाऊं, लेकिन हर बार कोई ना कोई ऐसी घटना हो जाती जिससे मैं नहीं जा पाती। फिर एक दिन मैंने हिम्मत करके सीमा के ससुराल जाने का फैसला किया। मैं वहां पहुंची तो मुझे पता चला कि जिनके साथ मेरी बेटी की शादी हुई थी, वो लोग उस घर में रहते ही नहीं हैं, और वो घर तो उनका था ही नहीं है। मेरी सांसें रुक गई। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं जिस घर में अपनी बेटी को विदा करके भेज चुकी थी, वो उसका ससुराल था ही नहीं। और तब से लेकर आज तक मेरी सीमा का कोई अता पता नहीं चला। वक्त बीतता गया, मैं अंदर ही अंदर घुटती रही। फिर मेरी दूसरी बेटी मीतू की शादी की बात चली। इस बार भी उमेश ने ही रिश्ता तय किया। शादी हुई और फिर वही कहानी दोहराई गई। शादी के बाद मैंने सुना कि उसके ससुराल वाले भी बहुत पैसे वाले हैं और वो मेरी बेटी को ले गए। लेकिन मैंने ठान लिया था कि इस बार मैं सब ध्यान से देखूंगी। पर इससे पहले कि मैं कुछ कर पाती, मेरी नीतू भी मुझसे दूर हो गई। उसका भी कोई अता पता नहीं चला। दो दो बेटियां गंवाने के बाद मेरा दिल कांपता था। हर वक्त मैं यही सोचती थी कि मेरी बच्चियां कहाँ होंगी, क्या वो जिंदा है या नहीं। मेरी रातों की नींद उड़ चुकी थी। मैं दिन रात अपनी बेटियों को याद करके रोया करती थी। फिर एक दिन उमेश मेरे पास आया और बोला, माँ, अब गीतिका की शादी कर देनी चाहिए। मैंने साफ मना कर दिया। मैंने कहा, बेटा, मैं अपनी तीसरी बेटी को नहीं खो सकती। मैंने पहले ही दो बेटियां खो दी हैं। लेकिन मेरे दोनों बेटों ने मुझ पर बार बार दबाव बनाना शुरू किया। वे कहते थे कि माँ, अब हमारी बहन बड़ी हो गई है, सुंदर है, उसके लिए रिश्ते आ रहे हैं, हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए। इस बार हम बहुत सावधानी बरतेंगे। लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। मेरा मन डरा हुआ था। मैं हर पल यही सोचती थी कि अब अगर ये बेटी भी मुझसे बिछड़ गई तो मैं टूट जाऊंगी। पर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी तीसरी बेटी गीतिका भी घर से गायब हो गई, और उसके बाद से आज तक उसका कोई अता पता नहीं चला। हम सबने घर में खोजा, हर किसी ने पूछा, लेकिन कुछ नहीं मिला। वो रात का समय था। गीतिका अपने कमरे में सो रही थी। न तो किसी ने उसे बाहर जाते देखा, न भी किसी ने उसे अंदर आते देखा। वो जैसे अपने कमरे में सोने गई थी, फिर कभी वापस नहीं आई। क्योंकि घर के मेन गेट पर कैमरे लगे हुए थे, पुलिस ने भी जांच की, हर जगह खोजबीन हुई, लेकिन मेरी गीतिका का कोई कुछ पता नहीं चला। न कोई सुराग, न कोई खबर। मेरा दिल जैसे अंदर ही अंदर मर गया। तीन तीन बेटियां मुझसे एक एक करके छिन गई, और मैं कुछ नहीं कर सकी। मेरी सास की बातें सुनकर मेरा पूरा शरीर कांपने लगा था। उनकी आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बहुत ही दर्द और टूटे हुए मन से बोल रही थी। तीनों बेटियों को खो देने का ऐसा सदमा लगा कि मैं धीरे धीरे पागलों की तरह व्यवहार करने लगी। मुझे हर जगह सिर्फ मेरी बेटियां ही दिखाई देती हैं। मैं हर वक्त अपनी बेटियों को याद करती रहती हूँ। बेटा, मैं तुमसे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटियों को मुझे वापस ला दे। मैं पागल नहीं हूँ बेटा। हालत और बेटियों से हुई ये दूरी ही है जिसने मुझे ऐसा बना दिया है। और उस पर से मेरे दोनों बेटे भी मुझसे अलग हो गए। मैं हैरान होकर सासू माँ की ओर देखने लगी। मैंने कहा, दोनों बेटे? आपके तो सिर्फ एक ही बेटा है, उमेश। मेरी सास ने मेरी आंखों में देखकर कहा, बेटा, वो तुमसे झूठ बोल रहा है। उसने तुमसे ये भी झूठ बोला है कि वो इस घर का इकलौता बेटा है। मेरे 5 बच्चे हैं, 3 बेटियां और 2 बेटे, उमेश और सुरेश। ये दोनों भाई जुड़वा हैं। मेरी तीनों बेटियां इनसे छोटी हैं, और आज तुमसे ये बात सुनकर मैं अंदर तक हिल गई हूँ। मुझे पूरा यकीन हो गया है कि उमेश ही मेरी बेटियों का हत्यारा है। मुझे उमेश पर शक है बेटा, क्योंकि वही था जिसने अपनी बहनों की शादी करवाई थी। और जब भी मैंने उससे अपनी बेटियों से मिलने की बात कही,
तो वो मुझे टाल देता, कहता कि बेटियों के ससुराल नहीं जाया जाता। मैं फिर काँपती हुई आवाज़ में बोली, फिर सुरेश कहाँ है? सुरेश का क्या हुआ? मेरी सास ने अपनी आंखें नीची कर ली और बोली, बेटा वो जेल में है। मैं सुनकर सन रह गई। मेरी सास ने आगे कहा, सुरेश ने अपने पिता के बिजनेस में गड़बड़ी कर दी थी। कुछ ऐसा नुकसान किया, कुछ फर्जीवाड़ा किया, जिसकी वजह से मेरे पति के बिजनेस पार्टनर ने उसे पुलिस को सौंप दिया और फिर उसे जेल हो गई। अब उमेश घर में ही रहता था। वो कभी मेरे पास नहीं आता, मुझसे बात भी नहीं करता। हमेशा मुझे इस कमरे में बंद करके रखता है। हमेशा मुझे इस कमरे में बंद करके रखता है। मेरी बेटियां जब चली गई, तब मैं बिल्कुल अकेली हो गई और फिर मेरा बेटा भी मुझसे दूर हो गया। उमेश ने मुझे इस बंद कमरे में पागल बना दिया बेटा। मुझसे बात नहीं करता, बस ताले में बंद कर देता है। ये कहते कहते मेरी सास फूट फूट कर रोने लगी। उनके शब्दों का मतलब साफ था कि उमेश के और भी भाई बहन हैं और उसने मुझसे हर बात झूठ बोला। मैं सोचने लगी कि अगर मेरी सास झूठ बोल रही है होती तो उनके कहने का तरीका इतना दर्द भरा और सच्चाई से भरा नहीं होता। फिर यह सवाल मेरे मन में बार बार गूंजने लगा, उमेश ने ऐसा क्यों किया? क्यों उसने अपने ही खून की बहनों को ऐसे गायब करवा दिया? क्या सच में उसने ही उन्हें मरवाया दिया? और अगर ऐसा है तो कहाँ है वो सबूत? कहाँ है उसके झूठ के निशान? और फिर मेरा देवर सुरेश, जिसने कभी मुझसे इसका जिक्र तक नहीं किया, क्या वो भी जिसमें शामिल था? मैं भारी मन से अपनी सास को ढांढस बंधाकर उसके कमरे से बाहर निकल आई। मेरा सिर जैसे भारी हो चुका था। मैं सोचने लगी कि क्या वाकई में मेरी सास जो कह रही थी वो सच था। आज जिस तरह से उन्होंने अपने और अपने बच्चों के बारे में सब कुछ ऐसे एक सांस में कह डाला, कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो पागल हैं। और अगर सच में वो पागल होती तो इतना स्पष्ट और सटीक वर्णन वो कभी नहीं कर पाती। उनकी आंखों में डर, दुख और एक माँ की मजबूरी दिख रही थी। और सबसे बड़ी बात जो मेरे मन को झकझोर गई, वो ये कि मेरी सास को अपने बेटे उमेश पर शक था। उनका यही वाक्य अब मेरे कानों में गूंज रहा था, मुझे उमेश पर शक है बेटा। मैं अक्सर सोचती थी कि शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ। कभी कभी मुझे ये भी लगता था कि उमेश ऐसा क्यों करेगा, उमेश तो बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन फिर मुझे एक और बात याद आई कि अगर मेरा देवर जेल में है तो मैं उसे जेल में मिल सकती थी। शायद उसे अपनी बहनों के बारे में कुछ पता हो। मैंने अपने पति के सामने ऐसा व्यवहार किया जैसे मुझे कुछ नहीं पता, जैसे मैं बिल्कुल भी नहीं जानती। मैं उसके साथ बहुत दिख रही थी, लेकिन साथ ही साथ मैं उसकी सारी गतिविधियों पर नजर रख रही थी। एक दिन मैंने अपने पति से कहा, उमेश, मुझे अपने मायके जाना है। बहुत दिन हो गए, मैं वहां नहीं गई। क्या मैं जा सकती हूँ? मेरे पति ने मुझे अनुमति दी। उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आना। आज मैं जल्दी ऑफिस से आऊंगा, फिर दोनों बाहर साथ डिनर करेंगे। मैंने कहा, ठीक है, और वो ऑफिस चले गए। उसके बाद मैं पुलिस स्टेशन गई। वहां मैंने अपने देवर के बारे में सारी जानकारी जुटाई। मेरी सास ने मुझे बताया था कि उमेश और सुरेश दोनों जुड़वा भाई हैं। इसका मतलब ये था कि मेरे देवर का रूप भी मेरे पति जैसा ही होगा। तो मैंने पुलिस इंस्पेक्टर से कहा कि मैं चाहती हूँ कि मुझे सुरेश से मिलवाया जाए। मुझे उनसे कुछ बात करनी है। मैंने कुछ पैसे दिए और पुलिस इंस्पेक्टर से कहा कि मुझे सुरेश से मिलने का इंतजाम करें। पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझे जेल भेज दिया और मुझे सुरेश के सेल के पास ले जाकर दिखाया। मैंने देखा कि सुरेश जेल के कमरे में सलाखों के पीछे बैठा था। जब मुखबिर गया और उसने सुरेश से कहा कि उसकी फैमिली से कोई मिलने आया है, तो उसने तुरंत ऊपर देखा और मुझे देखा। मैंने भी उसकी शक्ल को ध्यान से देखा। वह बिल्कुल मेरे पति जैसा दिख रहा था। वह मुझे देखकर थोड़ी देर तक मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा, मैं तुम्हारे बड़े भाई उमेश की पत्नी हूँ। वह कुछ देर तक कुछ नहीं बोला। फिर उसने कहा, तो तुम यहाँ मुझसे मिलने आई हो, क्यों? मैंने कहा, मैं अपनी बहनों के बारे में तुमसे कुछ पूछने आई हूँ। क्या तुम अपनी बहनों के बारे में कुछ बताना चाहते हो? देखो, अगर तुम कुछ जानते हो तो मुझे बता दो।
हो सकता है कि तुमने अपनी बहनों का अपहरण किया हो। मेरी शब्द सुनकर सुरेश गुस्से से भरा हुआ था। उसने गुस्से में आकर सलाखों को जोर से पकड़ा और कहने लगा, मैंने कुछ नहीं किया। मैं निर्दोष हूँ। जो भी हुआ वह सब तुम्हारे पति ने किया है। मेरे बड़े भाई ने ही किया है। मेरे भाई ने मुझे चोरी का इल्जाम लगाकर जेल में डाला है। उसने ही मेरी बहनों को अपहरण किया है। मैंने पूछा, तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है? उसने कहा, मैं खुद इसका जिंदा सबूत हूँ। क्योंकि जब तुमसे मेरी शादी हुई थी तब उमेश ने मुझे बताया था कि हमारे पिता के पास बहुत संपत्ति है और ये सारी संपत्ति हमें दोनों भाइयों को मिल सकती है। मैंने कहा, पिताजी के निधन के बाद ये सारी संपत्ति हम दोनों भाइयों को मिलनी चाहिए। तुम्हारी बातों का क्या मतलब है? फिर उसने मुझे अपनी योजना के बारे में बताया कि बच्चों को पिता की संपत्ति में बराबरी का हक है और मरने से पहले हमारे पिता ने अपनी संपत्ति हमें 5 बच्चों के बराबरी में बांट दी थी। उसने मुझे अपनी योजना के बारे में बताया। उसने कहा कि अगर हम दोनों भाई मिलकर अपनी 3 बहनों को मार देंगे तो उनकी संपत्ति का हिस्सा भी हमारा हो जाएगा। सिर्फ हम दोनों का ही इस संपत्ति का अधिकार होगा और कोई और नहीं। मैंने इसका विरोध किया और कहा कि तुम सही नहीं कर रहे हो। तुम चाहते हो कि हम अपनी बहनों को मार डालें। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरी बहनें मुझे बहुत प्यारी है। मैं चाहता हूं कि उन्हें उनका हक भी मिले। मेरी गुस्से से भरी हुई शक्ल देखकर उमेश ने तुरंत अपना रुख बदल दिया। उसने कहा कि वह सिर्फ मजाक कर रहा था, लेकिन मुझे उस दिन ही उसकी नीयत समझ में आ गई थी। मैंने सोचा कि मुझे अपनी बहनों की शादी जल्द से जल्द करानी चाहिए। जब दोनों बहनों की शादी के लिए तैयार हो गई थी, तो उन्हें पता चला कि हमारी दोनों बहनों के साथ बड़ा धोखा हुआ था। हमें सभी ने धोखा दे दिया था। मैं अपनी छोटी बहन की शादी के लिए भी पूछती थी, लेकिन इस बार मैं उसे खुद उसके लिए रिश्ता ढूंढने जा रहा था। फिर कुछ समय बाद गीतिका गायब हो गई। हालांकि गीतिका की शादी नहीं हुई थी। गीतिका के गायब होने के बाद जब मैं उसका कमरा ढूंढने गई तो मैंने देखा कि उमेश की शर्ट का टूटा हुआ बटन वहां पड़ा हुआ था। कमरे में कुछ चीजें भी बिखरी हुई थी। जब मैंने अपनी दिमाग की क्षमता का इस्तेमाल किया तो मुझे पता चला कि आज जो शर्ट उमेश पहने हुए था उसका वही बटन टूटा हुआ था। मैंने तुरंत उमेश के पास जाकर उसकी नीयत को समझ लिया। मैंने उसकी कॉलर पकड़ ली और कहा, बताओ, तुमने क्या किया? मेरी बहन को कहाँ ले गए हो? तुमने गीतिका के साथ क्या किया? क्योंकि मुझे पता है कि तुम उसके कमरे में गए थे। उसने मेरी कॉलर पकड़ ली और जोर जोर से हंसने में कहने लगा, मैंने कुछ नहीं किया। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। हो सकता है कि मेरी शर्ट का बटन टूट गया हो। मैं गीतिका के कमरे में गया था जब वह सोने जा रही थी। मैं उससे बात करना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह कहाँ गई। उस दिन मेरे घर में काफी हंगामा था। हम जब दोनों भाई लड़ रहे थे तो माँ की हालत बिगड़ गई। मैंने उसे अस्पताल ले जाया, लेकिन फिर मुझे यह पता चला कि पुलिस अस्पताल आई थी और मुझे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कहा कि तुमने अपने व्यापार में धोखा किया था अपने व्यापारिक साझेदार से और उनके पास उसका सबूत है। पुलिस ने मेरी एक न सुनी और मुझे गिरफ्तार कर लिया। और फिर मुझे समझ में आया कि यह सब मेरे बड़े भाई उमेश ने किया है। उसने जानबूझकर मुझे गिरफ्तार कराया ताकि मैं अपनी बहनों की तलाश न कर सकूं। मैं हैरान हूं कि तुम पर क्या हो गया है। उसने तुम्हें छोड़ दिया, जो अपनी बहनों को नहीं छोड़ा, जो अपने भाइयों को नहीं छोड़ा, जो अपनी माँ का भी ध्यान नहीं रखता। अगर तुम ये सब नहीं करोगी तो कौन जानता है कि वह भविष्य में तुम्हारे साथ क्या करेगा। मुझे विश्वास करो, मैं निर्दोष हूँ। हाँ, तुम्हें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए खुद को बचाने के लिए, क्योंकि तुम एक झूठ और चालाक आदमी के साथ रह रही हो। वह बहुत चतुर है और कभी भी तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। सुरेश के शब्दों को सुनकर तो जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी एक कांस्टेबल आकर बोला, मैम, आपको जाना होगा, आपकी मुलाकात का समय खत्म हो गया है। मैं वहां से वापस आई, लेकिन मैं इस सब के बारे में सोचने को मजबूर थी। क्या मेरा पति सच में आरोपी है? क्या उसने अपनी बहनों के साथ कुछ किया है?
मुझे सच का पता लगाना है, लेकिन मैं कैसे पता लगाऊंगी कि मेरी सास और देवर की बातों में सच्चाई है? क्योंकि उनके शब्द तो सीधे सीधे उमेश की ओर इशारा कर रहे थे और मुझे यह भी लगने लगा था कि उमेश ही दोषी है। मैं घर लौट आई और बहुत परेशान बैठी थी। तभी मेरी नज़र शारदा पर पड़ी, जो घर की सफाई कर रही थी। मुझे ऐसा क्यों लगा कि शारदा को सब कुछ पता है, क्योंकि कई बार उसने मुझे ऊपर के मंजिल पर जाने से रोका था। मैंने शारदा को बुलाया और कहा, यहाँ आओ। वह मेरे पास आई। मैंने उसे सामने बैठने के लिए कहा। वह डर गई। मैंने कहा, फिक्र मत करो, तुम सामने बैठ सकते हो। मैंने उससे कहा, तुम्हें पैसे चाहिए? उसने कहा, नहीं नहीं भाभी जी, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैंने कुछ सेकंड तक उसे देखा। मुझे क्यों लगा कि वह मुझसे चोरी चोरी नजरें मिलाकर बात करती है। मैंने कहा, देखो, मेरे पति के 3 बहनें और एक भाई थे। क्या तुम इसके बारे में जानती हो? मेरी बात पर वह इस विषय को टालने की कोशिश करने लगी और कहने लगी कि वह काम पर देर हो रही है। मैंने कहा, मेरी आंखों में देखकर बात करो। देखो, अगर तुम्हें जो भी पता है तो बताओ, मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगी। तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह इधर उधर देखने लगी और कहने लगी, भाभी जी, मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहती हूँ, ऐसी बात मुझसे मत पूछो। मुझे कोई बड़ा मसला नहीं चाहिए और न ही मैं अपनी नौकरी खोना चाहती हूँ। मैंने कहा, तुम समझ रही हो जो मैं कह रही हूँ? जब भी मैं ऊपर कमरे में जाती थी तुम मुझे फॉलो करती थी और कमरे में जाने से रोक देती थी। अगर तुम कुछ जानती हो तो जरूर बताओ, नहीं तो मैं खुद तुम्हें इस नौकरी से निकाल दूंगी। मेरी बातों से वह घबराई और कहने लगी, भाभी जी, ऐसा मत करो। मैं बहुत समय से यहाँ काम कर रही हूँ, बुजुर्ग महिला के समय से। लेकिन मुझे डर है कि अगर मैंने सब कुछ बता दिया तो क्या होगा। फिर वह बोली, भैया जी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वह वो वही करेंगे जो उन्होंने अपनी बहनों के साथ किया था। नौकरानी के शब्द सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने कहा, तो उसने अपनी बहनों के साथ क्या किया? जो कुछ शारदा ने बताया उसने मेरी समझ ही उड़ाकर रख दी। उन्होंने कहा कि जब भैया जी ने अपनी बहनों की शादी की थी तो उन्होंने मुझे पैसे दिए और मुंह बंद रखने के लिए कहा, जो काम कहूँ वो करो। सीमा बीवी की शादी करने के बाद उन्होंने उसे रास्ते से अगवा किया, पीछे वाले दरवाजे से बेसमेंट से ले गए, उसे वहीं बंद कर ताला लगा दिया। सीमा कई दिनों तक दम घुटने से कांपती रही और वहीं दर्दनाक मौत हो गई। दूसरी बहन नीतू के साथ भी यही किया। वे बस शादी का दिखावा करना चाहते थे ताकि अपनी बहनों को रास्ते से हटाया जा सके। मैंने पूछा, ठीक है, और तीसरी बहन के साथ क्या हुआ? शारदा ने बताया कि गीतिका की शादी नहीं हुई थी, लेकिन उसने मुझसे सुन लिया था कि भैया जी मुझसे कह रहे थे बेसमेंट की बात किसी को नहीं बतानी है। गीतिका अगली है, मैं उसे भी शादी करके तहखाने में बंद करके मार दूंगा। गीतिका बे ये सब सुन गई थी। वह दीवार के पास खड़ी चुपचाप सुन रही थी। जब भैया जी को पता चला उन्होंने उसका मुंह दबाया, जबरन अपने कमरे में खींचा और फिर तहखाने में बंद कर दिया। भूख, प्यास, दम घुटने से उसकी भी वही मौत हो गई। ऊपरी कमरे की अलमारी के पीछे एक रहस्यमय रास्ता है था जो पीढ़ियों से सीधे बेसमेंट तक जाता है। इसका पता सिर्फ मुझे था। भाभी जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर कहती हूँ, मैंने यह सब नहीं करना चाहा, पर भैया जी ने मुझे जबरदस्ती मजबूर किया। उन्होंने कहा कि अगर तुम न मानी तो तेरी पूरी फैमिली नष्ट कर दूंगा। आज भी मुझे शर्म आती है कि भैया जी की मदद करने की वजह से मालकिन की तीनों बेटियां इस घर से मर गई और साथ ही सुरेश भैया को भी झूठे इल्जाम लगाकर जेल भेज दिया गया। अब मैं हमेशा डरती हूँ कि मालकिन भी पागल होकर मर जाएंगी और कोई नहीं जानेगा इस घर में क्या हुआ। आज भी तीनों बहनों के शव इसी घर में बेसमेंट में पड़े हैं और बेसमेंट उसी तरह बंद पड़ा है। भाभी जी, मैं चाहती हूँ कि भैया जी को सजा मिले। उसने लालच में अपने पूरे परिवार को नष्ट कर दिया। शारदा की यह बात सुनकर मेरे पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई।
अब मुझे यकीन हो गया कि मैं एक हत्यारे के साथ रह रही हूँ जो इतना प्यार से दिखाता है वह असल में एक हत्यारा निकला। यह सब सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने ठान लिया कि मैं अब ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रह सकती। लेकिन अगर उसे पता चला कि मैंने पूरा सच जान लिया है तो वह मुझे भी नहीं छोड़ेगा। मेरा पूरा संसार ही पलट गया था। उमेश, जिसे मैं अपना जीवन साथी समझती थी, वास्तव में एक हत्यारा निकला था। उसने केवल संपत्ति में, हिस्सेदारी के लालच में अपनी बहनों को मार डाला था। मुझे सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी, लेकिन मैंने खुद को कमजोर नहीं होने दिया। मैं रात में अपने कमरे में इधर उधर घूम रही थी, तभी दरवाजा धीरे धीरे खुला और उमेश भीतर आया। उसने सावधानी से मेरी तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ? तुम थोड़ी परेशान लग रही हो। क्या बात है? मैंने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा, पर उसकी आंखों में कुछ और ही था। मैंने कहा, अच्छी बात है कि आप खुद को व्यस्त रख रहे हैं। उसने अजीब लहजे में कहा, लेकिन कल्पना, बहुत सवाल पूछना खतरनाक हो सकता है। ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे धमका रहा हो। उसने महसूस कर लिया था कि मैं सच जान गई हूँ, पर मैं चुप नहीं रह सकती। फिर उसने गहरी आवाज में कहा, मुझे पता है कि आज तुम जेल में सुरेश से मिली थी। और उसने सब कुछ बता दिया। मैंने ठंडी आवाज में पूछा, ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारी बहनें कैसे मरी तो तुम क्या जवाब दोगे? वैसे तो तुम कहते हो कि तुम ही अपने माता पिता के इकलौते बेटे हो। मेरे सवाल से वह चौंक कर खामोश हो गया। फिर धीरे से बोला, तुम्हें यह सवाल नहीं पूछना चाहिए था कल्पना, क्योंकि अब मैं तुम्हें जिंदा दिखाऊंगा कि वे कैसे मरी। अब तुम मुश्किल में हो, क्योंकि अब तुम मेरे काम की नहीं रही। अगर मुझे खुद को बचाना है तो मुझे तुम्हें रास्ते से हटाना होगा। उसने मान लिया। हाँ, मैंने संपत्ति के लालच में अपनी तीनों बहनों को मार डाला और पुलिस को रिश्वत देकर अपने भाई को झूठे इल्जाम में जेल भिजवाया। और मेरी माँ भी पागल है। मैं नहीं जानता कि वो ठीक हो। मैं चाहता हूँ कि वो मर जाए और उसका मरने का तरीका अलग हो। उसकी ये बात सुनकर मेरी आंख अचानक लाल हो उठी। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ा। उसकी पकड़ और भी मजबूत हो गई। मेरी पेशानी पर पसीना तैरने लगा और दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा क्रूरपन था, जैसे वह मेरे साथ भी कुछ बहुत भयानक करने वाला हो। फिर उसने धीरे से कहा, तुमने ये नहीं करना चाहिए था कल्पना, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। मैंने सारी हिम्मत जुटाकर अपना हाथ खींचा और कहा, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं तुम्हारे जैसे हत्यारे के साथ कभी नहीं जी सकती। तुमने संपत्ति के लिए अपनी बहनों और अपने भाई को खुद से दूर कर दिया है। तुमने इस घर को मौत का शमशान बना दिया है। अब तुम चाहते हो कि मैं सब कुछ जानने के बाद भी चुप रहूं। मेरे पति की आंखों में एक पल के लिए हैरानी थी, लेकिन फिर उसने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, अब ऐसा ही कुछ तुम्हारे साथ भी होने वाला है और कोई भी तुम्हारा नाम तक नहीं लेगा। एक डर की लहर मेरे पूरे शरीर में दौड़ी, लेकिन मैंने खुद को कमजोर नहीं होने दिया। मुझे पता था कि अब मेरे लिए सब कुछ जीवन और मौत की लड़ाई बन चुका था। तभी शारदा दरवाजे के पास खड़ी कांप रही थी। मैंने इशारे से उसे बाहर जाने को कहा और वह जल्दी से बाहर चली गई। यह देखकर उमेश गुस्से में बोला, तुमने उसे कहाँ भेजा है? क्या तुमने किसी को बुलाया है? पहली बार मैंने अपनी पति की आंखों में देखा और कहा, हाँ, मैंने पुलिस को बुलाया है, क्योंकि जो तुम मुझसे बात कर रहे थे पुलिस ने अपनी आंखों और कानों में सुन लिया है। एक पल के लिए मेरे पति का चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन फिर उसके मुस्कुराते हुए कहा, पुलिस आने से पहले तुम इस दुनिया में नहीं रहोगी। वह आगे बढ़ा, लेकिन इसी समय दरवाजा जोर से खुला और पुलिस इंस्पेक्टर कमरे में घुस आए। उसने, उमेश रत्सोगी, तुम अपनी तीन बहनों की हत्या करने और अपने भाई को झूठे आरोप में जेल भेजने में अपराध में गिरफ्तार हो। मुझे पता था कि सच जानने के बाद कुछ भी हो सकता था, इसलिए मैंने अपने कपड़ों में एक छोटा माइक और कैमरा भी फिट किया था, क्योंकि अब मुझे हर समय अपने पति से सतर्क रहना था। और मैंने पुलिस को पहले ही सब कुछ बता दिया था।
पुलिस ने कहा था कि हमें सबूत चाहिए, इसलिए मैंने वहां खड़े हुए हर एक बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया था, जिस पर पुलिस को सबूत मिल गए और वे तुरंत घर आकर मेरे पति को गिरफ्तार कर लिया। मेरे पति जोर जोर से चिल्ला रहे थे, तुम यह नहीं कर सकती। मैंने कहा, मैंने यह पहले ही कर दिया है। अब तुम अपनी संपत्ति के बारे में जेल में चिंता करो। मेरे पति का चेहरा सफेद पड़ चुका था। पुलिस को यह भी पता चला कि उसने अपनी 3 बहनों को जिंदा ही तहखाने में बंद कर दिया था। यह तहखाना मेरे ससुर के समय में बनवाया गया था। उसने पुरानी और बेकार गृहस्थी की चीजें रखी जाती थी। जब मेरे पति को इस तहखाने के बारे में पता चला तो उसने चुपचाप इसका फायदा उठाया और अपनी बहनों को जिंदा तहखाने में बंद कर दिया और उन्हें मार डाला। मेरे पति को उसकी करतूतों की सजा मिली। तहखाना खोला गया और वहां से मेरी 3 सासों की लाश बरामद की गई। मेरे देवर को भी जेल से सम्मान के साथ रिहा कर दिया गया, क्योंकि सच्चाई दुनिया के सामने आ गई थी। मेरी सास भी अस्पताल में इलाज करवाती है। मेरे पति को उसकी हरकतों के लिए सजा मिली। जो कुछ भी मेरे पति ने किया, उसने सब व्यर्थ किया। उसने सब संपत्ति और धन के लालच में किया था। हालांकि उसे अपने परिवार के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए था। उसने अपने परिवार की कदर नहीं की। यही कारण है कि आज वह जेल में पड़ा है और सजा भुगत रहा है। मैं अपने माता पिता के घर लौट आई हूँ और मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं इतनी बड़ी सच्चाई को उजागर किया। भले ही मेरी शादी नहीं हुई, लेकिन मैं यह जानकर शांति महसूस करती हूँ कि मेरी जिंदगी भी अपने पति के हाथों बर्बाद होने से बच गई। जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति हमारे परिवार और माता पिता होते हैं। कभी भी धन और संपत्ति के लिए हमें अपने परिवार की कीमत नहीं चुकानी चाहिए। सच्चाई हमेशा सामने आती है और हर व्यक्ति को अपने कर्मों की सजा मिलती है। हमें अपने रिश्तों को सम्मान करना चाहिए और हमेशा सच्चाई की ओर बढ़ना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।